13, 11, 14, इसके अलावा और कोई डाउट? तो बाकी को अरेंज कर दूंगा मैं, बताओ और कुछ है इन तीनों के अलावा? सिक्सटीन भी है, सारे पूछ डालो क्या? 11, 12, 13, 14, कोई 15 भी पूछ डालो यार। 15 कंप्लीट हो जाएगा फिर पूरे नंबर। हाँ बिल्कुल सही। चलो भाई पूरी डिस्कस कर देते हैं हम लोग। अच्छा पुराने तो इतने काफी है। चलो ठीक है भाई फिर तो। चलो इसमें बॉक्स लगा हुआ है तो LHL और RHL दोनों निकालने पड़ेंगे। तो चलो इसी को यूज करते हैं। हाँ तो LHL निकालोगे इसमें। LHL क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर बॉक्स ऑफ ये है, ठीक है ध्यान देना। अब इसको रिप्लेस करेंगे तो रिप्लेस करो क्या होगा, 0 माइनस का स्क्वायर, ठीक है। और इस पूरे के पावर में क्या है, पूरे के पावर में 0 माइनस का स्क्वायर का बॉक्स, यही है ना भाई। जहां जहां एक्स था एक्स रिप्लेस बाय 0 माइनस, यहाँ एक्स था एक्स को 0 माइनस से रिप्लेस किया, यहाँ भी रिप्लेस किया। अब यहाँ देखो बेस में कोई नेगेटिव स्लाइटली नेगेटिव नंबर है और इसका मैं स्क्वायर कर रहा है तो ये क्या बन जाएगा, पॉजिटिव बन जाएगा, यानी 0 प्लस हो जाएगा। इधर देखो सेम वही कंसेप्ट है कि कोई नेगेटिव नंबर है उसका स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा का बॉक्स। अब देख लो ये बेस अपना 0 प्लस है, ये क्या होगा जो इसके पावर में है वो 0 प्लस का बॉक्स है, और 0 प्लस का बॉक्स क्या आएगा, एग्जैक्ट 0 आएगा। अब ध्यान देना ये जो नंबर है ना 0 प्लस का मतलब क्या हुआ, एग्जैक्ट 0 नहीं है, ये जो नंबर है स्लाइटली पॉजिटिव नंबर है, समझ रहे हो ना, 0 से थोड़ा आगे। और ये नंबर ये एग्जैक्ट 0 है, तो ये 0 नहीं है, ध्यान रखना ये 0 नंबर नहीं है, ये क्या है 0 से थोड़ा सा बड़ा नंबर है, और ये एग्जैक्ट 0 है। और हमें मालूम है किसी पे रियल नंबर का पावर अगर 0 डालोगे तो हमेशा क्या आएगा, 1 आएगा। इसमें क्या होता है एक्सेप्ट 0, ये 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। अगर कोई नंबर है जो एग्जैक्टली 0 का इक्वल नहीं है और उसका पावर अगर 0 डालोगे तो ऑलवेज इक्वल टू 1 आएगा। तो ये जो नंबर है ये 0 नहीं है, ये 0 से थोड़ा सा बड़ा है, ठीक है ना। तो ये पॉजिटिव रियल नंबर है और इसका पावर क्या एग्जैक्ट 0 है, तो ये क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। सॉरी हाँ 1 ही तो है, ठीक है, ठीक है 1 आ जाएगा। ध्यान रखना ये क्या है, एक पॉजिटिव रियल नंबर है, इसका पावर जो है एग्जैक्ट 0 है, ठीक है ना, तो ये 1 आ जाएगा। आगे हम पढ़ेंगे हो सकता है आज या नेक्स्ट क्लास में कि 0 की पावर 0, ठीक है ना, ये इनडिटरमिनेट फॉर्म होते हैं, ठीक है ना, ये आगे पढ़ेंगे हम। तो कोई बोल सकता है सर ये भी तो 0 की पावर 0 है, तो ध्यान रखना दोनों में डिफरेंस है, इसमें और इसमें दोनों में डिफरेंस है। और डिफरेंस क्या है कि ये जो है ना ये यहाँ बेस 0 है और यहाँ पावर भी 0 है, लेकिन दोनों जो नंबर है ना, दोनों नंबर क्या है, लिमिटिंग नंबर्स है या लिमिटिंग वैल्यूज है, यानी कोई भी इसमें एग्जैक्ट 0 नहीं है, ना ही ये एग्जैक्ट 0 है ना ही एग्जैक्ट 0 है, दोनों क्या टेंडिंग टू 0 है, समझ रहे हो ना। इसमें और इसमें यही बेसिक डिफरेंस होता है। हियर the index or power of this number is exactly 0, ये एग्जैक्ट 0 है इसीलिए ये 1 हो गया। अगर यहाँ भी टेंडिंग 0 होता तब हम उसको क्या बोलते हैं, 0 की पावर 0 में हम कंसीडर करते। मतलब इसी क्वेश्चन में ऐसे कन्वर्ट कर दो एक्स स्क्वायर या एक्स की पावर एक्स मान लो और वो 0 हो जाता, तब ये टेंडिंग में आ जाएगा, समझ रहे हो ना मेरी बात। इसमें और इसमें यही बेसिक डिफरेंस होता है कि 0 की पावर जब 0 पढ़ेंगे उसमें दोनों यानी बेस और पावर दोनों के दोनों लिमिटिंग केस होंगे यानी टेंडिंग वैल्यूज होंगे। इसमें दोनों लिमिटिंग नहीं है, एक तो लिमिटिंग है और दूसरा एग्जैक्टली इक्वल टू 0 है, इसीलिए ये 1 आ गया। क्योंकि किसी भी रियल नंबर एक्सेप्ट 0 अगर उसका पावर एग्जैक्ट 0 हो तो वो हमेशा 1 के इक्वल आएगा। आई होप इसमें क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना। तो LHL अपना 0 1 आ गया। सिमिलरली जब RHL निकालोगे ना तो वो भी 1 ही आ जाएगा,
करके देखना, क्योंकि आरएचएल में तो वही है, आरएचएल तो यहीं से स्टार्ट होगा। आरएचएल क्या होगा, आरएचएल में बेस भी 0+ है, क्योंकि 0+ कर देंगे तो ये भी 0+0+, तो यहाँ से ही स्टार्ट होगा, तो ये भी 1 ही आ जाएगा। ठीक है, तो मार्कर चेंज बता, इसमें कोई डाउट नहीं है। ध्यान रहे बेसिक कंसेप्ट होते हैं, ठीक है ना। अब इस क्वेश्चन को छोटा मानो बड़ा मानो जो भी मानना मानो, ये क्वेश्चंस पता है क्या करते हैं, ये हमारे कंसेप्ट्स को क्लियर करते हैं। दिस इज द पार्ट ऑफ थ्योरेटिकल, मान के चलो, ठीक है। इस कंसेप्ट से हमारे जो छोटे छोटे जो डाउट्स होते हैं ना, कभी कभी आते रहते हैं, वो कभी क्लियर ही नहीं होते बहुत सारे लोग को, कि मैंने बहुत लोगों को पढ़ाया, देखा कि भाई यही सब जो कंसेप्ट होते हैं लिमिट में, वो पूरी लिमिट खत्म हो जाएगी, लेकिन उनके जो डाउट्स है ना वो क्लियर नहीं होते, बेसिक से उनका एकदम हिला रहता है लिमिट में। ठीक है, चलो अब आते हैं, कौन सा था, 12 13 का था ना, 13 है। 13 में क्या है, 13 देखो, एक काम करता हूँ, 13 में वापस तुम्हें एक बार फिर होमवर्क देता हूँ, ठीक है ना। आई होप अगर ये क्लियर होगा ना, तो इसके बेसिस आप 13 बना के देखना, ठीक है ना। ना बने तो नेक्स्ट क्लास में मैं वापस इसको डिस्कस कर दूंगा, ठीक है ना। तो 14 पे आते हैं। 14 जो है, 13 जो है वो आपके 12th को नंबर क्वेश्चन पे बेस्ड है। 12th अगर समझ में आ गया तो 13 आप खुद से कर सकते हैं, करें, नहीं बनेगा तो नेक्स्ट क्लास में एक बार रिमाइंडर दे देना, मैं कर दूंगा। 14 में क्या है, फ्रैक्शन ऑफ x - 2 और लिमिट है। देखो एक प्रॉपर्टी जो हमने पढ़ा था, अगर याद हो तुम्हें, कि ये पढ़ा था, याद करो, x + i, याद है, जहां पर x कोई नंबर है, i कोई इंटीजर है, तो ये किसके इक्वल होता है, बॉक्स ऑफ सॉरी फ्रैक्शन ऑफ x। अब ये बोला याद ही नहीं, तो याद नहीं तो मैं अपने लिए थोड़ी पढ़ाता हूँ यार, याद तो तुम्हें ही करना पड़ेगा। अगर ये याद नहीं है तो ये तो गलती तुम्हारी है, मैं समझाया भी था, बताया भी था, 2-3 क्वेश्चन में यूज भी हुआ था, तो ये याद रखने की ड्यूटी आपकी है। मेरी है कि मैं जितनी आसानी से आपको समझा दूं, वो मेरा काम है, वो मैं कर रहा हूँ। ये याद रखना आपका काम है, याद नहीं करोगे तो फिर एकदम से इतना स्टोर में हो जाएगा कि आप याद ही नहीं कर सकते, फिर छोड़ना पड़ेगा। तो ग्रेजुअली धीरे धीरे हर एक क्लास में चीजों को याद करते चलो, पुरानी चीजों को रिविजन करते चलो, नहीं तो फिर बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। ठीक है, तो सेम वही है, देखो यहाँ पे कि x है, ये 2 इंटीजर है, तो इसके बाय डिफॉल्ट हम क्या लिख सकते हैं, लिमिट x टेंडिंग टू 3, ये फ्रैक्शन ऑफ x हो जाए, ठीक है ना। और तुम्हें याद होगा, मैं बार बार इस बात को बोलता हूँ कि जब भी फ्रैक्शन ऑफ x आए ना, फिर भी डायरेक्टली देखो, मैं तो देख के बता सकता हूँ, कुछ लोग अच्छे होते हैं जिनका पोटेंशियल अच्छा होता है, जिनकी प्रैक्टिस भी खूब किए होते हैं, जिनको चीजें काफी याद होती हैं, वो भी यहाँ से क्लेम करके बता सकते हैं कि आंसर क्या आना चाहिए। लेकिन अगर किसी को डाउट हो ना, तो मैं बेहतर ही बोलूंगा कि आप इसको इसके फॉर्म में ब्रेक करो, ठीक है ना। जब भी फ्रैक्शन ऑफ एक्स है, आगे आपके डेफिनेट इंटीग्रेशन में बहुत ज्यादा आएगा ये, तो जब भी इसमें प्रॉब्लम हो ना, तो प्रॉब्लम है तो इसको इसमें चेंज करो, क्योंकि ये दोनों सेम होते हैं। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, लिमिट x टेंडिंग टू 3, ये क्या होगा, x माइनस बॉक्स। यहाँ तो पहुंच गए हम लोग। अब देखो, अब तो बॉक्स आ गया ना, तो बॉक्स आ गया तो क्या करेंगे, बॉक्स में तो तुम्हें याद ही होगा भाई, दो काम है हमारा, एलएचएल भी निकालना पड़ेगा और आरएचएल भी निकालना पड़ेगा। देख लेते हैं, एलएचएल निकालोगे तो क्या होगा, एलएचएल इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू 3 माइनस x माइनस बॉक्स x। अब देखो ये क्या नंबर है, ये ऐसे हो गया कि लिमिट x टेंडिंग टू, वैल्यू डाल सकते हो तो वैल्यू डाल दो, ये क्या है, 3 से थोड़ा कम है, और -3 से कम का बॉक्स। अब ये नंबर स्लाइटली 3 से कम है, तो अगर 3 से कम है उसका बॉक्स क्या आएगा, 2, तो 3 है और -2 है, क्या आ गया, 1 आ गया। समझ रहे हो ना। सिमिलरली आरएचएल निकालोगे आप, तो लिमिट x टेंडिंग टू 3 प्लस x माइनस बॉक्स x, सेम वही बात, 3 प्लस माइनस 3 प्लस, ये तो 3 है, प्लस लिखो या कुछ लिखो फर्क नहीं पड़ेगा। अब एग्जैक्टली 3 आएगा तो क्या आएगा, 0 आएगा। 0 प्लस लिखो, लास्ट में तो क्या लिखते हैं, लिमिट को हम एग्जैक्ट नंबर से रिप्लेस करते हैं। बेटा अरे ब्लर आ रहा है क्या, वीडियो किसी को ब्लर आ रहा है क्या, नहीं आ रहा। रोहित तुम्हारा देखो कोई नेट का प्रॉब्लम होगा, ठीक है, बाकी लोग का नहीं आ रहा है। हाँ समझ गए,
तो RHL क्या आ गया, 0 हो गया, LHL 1 आ गया। तो ये भाई दोनों फाइनाइट है लेकिन आपस में इक्वल नहीं है, हेंस डज नॉट एग्जिस्ट। तो 14th वाला भी हो गया। 15 देखो, 15th भी 14th में डाउट तो नहीं किसी को? 14th में फ्रैक्शन पार्ट से कैसे करेंगे बिना ब्रेक किए? अब देखो फ्रैक्शन पार्ट से बिना ब्रेक किए आप ऐसे सोच सकते हो, ग्राफ से सोचो बिना ब्रेक की। देखो फ्रैक्शन का ग्राफ अगर याद हो तुरंत हो जाएगा। ये हो गया, ये हो गया। देखो फ्रैक्शन पार्ट को बिना ब्रेक किए कैसे करते हो एक बार वो भी समझ लो, पूछा है किसी ने तो। अब देखो हमें LHL और RHL दोनों निकालना पड़ेगा, क्यों? फ्रैक्शन लगा हुआ। फर्स्ट क्लास में मैंने लिखा रखा है कि कोई फंक्शन हो जिसमें GIF हो, फ्रैक्शन हो, सिग्नम हो, और कौन सा था, मॉडुलस हो, नॉन यूनिफॉर्म फंक्शन हो, कम से कम इन सब में तो LHL और RHL सेपरेटली निकालना पड़ता है। तो देखो इसमें LHL RHL दोनों निकालेंगे तो काम क्या होगा, काम अपना ये होगा कि ध्यान देना, समझो यही पे हो जाएगा, एक ही बार में हो जाएगा क्वेश्चन। एक बार हमें क्या देखना, 3 से पीछे और एक बार 3 के आगे। ये फ्रैक्शन ऑफ एक्स का ग्राफ है, अगर याद हो आप लोगों को, ये एग्जैक्ट 3 है। देखो अब अगर 3 से पीछे जाओगे, याद करो, अगर 3, ये 3 पे 0 है, 3 के स्लाइडली आगे जाओगे तो थोड़ा 0 के ऊपर जाएगा। अब अगर 3 के पीछे जाओगे तो पीछे जाओगे डायरेक्टली यहाँ पहुंच जाएगा ना। अगर 3 के पीछे जाओगे तो यहाँ पहुंच जाएगा, और ये कौन सा वैल्यू है, ये 1 वैल्यू है। तो 3 के अगर पीछे रहोगे तो ये क्या आ जाएगा, 1। 3 के अगर आगे जाओगे, देखो 3 के अगर आगे जाओगे राइट साइड में, अगर आगे जाओगे तो ग्राफ ऊपर बढ़ेगा। ऊपर बढ़ेगा मतलब क्या होगा, थोड़ा यहाँ 0 था, 0 से थोड़ा ऊपर जाएगा, यानी 0 प्लस, यानी क्या आ जाएगा 0 प्लस, यानी इसको क्या लिखेंगे 0 3। स्वास्थ्य क्लियर हुआ? अगर आपको बिना ग्राफ को क्या नाम फ्रैक्शन को ब्रेक किए करना हो तो उस तरीके से ग्राफ की हेल्प से, तो बहुत लोग क्या होता है ग्राफ ही नहीं बनाते, उनको ग्राफ पूरा का पूरा याद होता है, रटा होता है। अब तुरंत विजुअलाइज कर देंगे भाई 3 के आगे क्या है, थोड़ा 0 है, 3 के पीछे क्या है, 1 हो जाएगा। तो अपना LHL 1, RHL 0। RHL देखो ना, RHL का मतलब क्या हुआ, RHL का मतलब 0 के आगे, 3 के आगे। तो 3 के आगे जाओगे, जब इसके इस साइड जाओगे एक्स में, एक्स है ना, ये एक्स है ना, तो एक्स में जब 3 के आगे जाओगे तो ये वैल्यू ग्राफ ऊपर जाएगा, यानी इसका आउटपुट क्या जाएगा, आउटपुट ऊपर जाएगा। ऊपर जाने का मतलब क्या होगा, 3 पे एग्जैक्ट 0 था, तो 3 के आगे जाओगे तो ग्राफ ऊपर गया, ऊपर जाने का मतलब वैल्यू 0 से थोड़ा बढ़ गया तो 0 प्लस हो गया। और याद होगा बार बार मैं बोल रहा हूँ कि लिमिट हमेशा लास्ट में एग्जैक्ट नंबर से लिखते हैं उसको, ठीक है। आई होप क्लियर होगा सबको, ठीक है, हो गया क्लियर, डाउट तो नहीं है? अब देखो यही होता है, देखो अगर मैं इससे करता तो देखो एक ही बार में आंसर आ गया, अगर मैं इसके बिना करता हूँ तो देखो इतना लाइन यहाँ लिखना पड़ा, 2 लाइन यहाँ लिखना पड़ा, टाइम तो कंज्यूम होता ना यार। तो वही बात है, जितनी चीजें आपको याद होगी, जितना आप चीजों को रिलेट कर पाओगे, और ये नहीं है कि आपने पढ़ा नहीं, आपको ना बताया गया तो चलो ठीक है सर आपने बताया नहीं ये किया, वो तो सब बता रखा है मैंने। याद तो करना पड़ेगा, अब इसका कोई अल्टरनेट नहीं है। याद करने का सिंपल कंसेप्ट है कि चीजों को बार बार आप प्रैक्टिस करो, रिवाइज करो, रिवाइज बहुत जरूरी है। अगर चीजों को रिवाइज नहीं करोगे तो आज चीजें समझ में आएगी, 4 10 15 दिन बाद आप भूल जाओगे, ठीक है ना। तो शुरू में कम से कम 1 वीक करने का मतलब है 1 वीक के बाद रिवाइज करो, आज का कंसेप्ट कम से कम अगले वीक जरूर पढ़ना चाहिए एक बार, फिर उसका कम से कम 15 दिन करो। रिवीजन का एक पैटर्न बनाओगे तभी होगा, अदरवाइज कंसेप्ट समझते जाओगे और पीछे घूमते जाओगे, तो जैसे कोर्स कंप्लीट होगा एकदम ब्लैंक हो जाओगे, ठीक है। तो वो चीजों को फिर बोले रिवीजन में, और नेक्स्ट क्लास में कौन सा करना चाहिए, तो रिवीजन कंपलसरी है। नेक्स्ट क्लास तो केवल एक क्लास होता है, रिवीजन आपका पूरा कैरी जो है ना पीछे की पूरा कैरी ऑन करता है आगे। चलो आगे आते हैं 15th में। 15 में बॉक्स लगा हुआ है, सेम वही कंसेप्ट है, क्या करना है हमें, हमें वही करना है कि 0 प्लस और 0 माइनस, ध्यान देना ये भी वही क्वेश्चन है। देखो एक्स स्क्वायर है और एक है sin 1/x का स्क्वायर, यही है।
देखो मैं ऐसे ही बताता हूँ इसको थोड़ा। हमें लिमिट निकालना है तो एक बार 0 प्लस होगा और एक बार 0 माइनस होगा, ध्यान देना। तो अगर 0 प्लस डालेंगे, आरएचएल की बात कर रहा हूं मैं, 0 प्लस, और ये भी क्या है 0 प्लस, 0 प्लस डालोगे तो ये तो 0 प्लस का स्क्वायर भी 0 प्लस ही रहेगा। इसका देखो ये क्या बन गया, साइन इंफिनिटी का स्क्वायर, 1/0 प्लस क्या होगा, इंफिनिटी हो जाएगा। अब देखो ये 2 बार हम लोग लास्ट क्लास में यूज कर चुके हैं कि साइन इंफिनिटी का वैल्यू क्या आता है, -1 से 1। एग्जैक्ट तो बता नहीं सकते ना, क्योंकि भाई ये इंफिनिटी है, इंफिनिटी कौन सा रियल नंबर होगा हमें पता ही नहीं। तो जब पता नहीं तो उसका जो आउटपुट आएगा वो -1 से 1 के बीच में ही कोई ना कोई आएगा। अब इस नंबर का स्क्वायर किया तो स्क्वायर करेंगे तो ये नंबर क्या हो जाएगा, 0 से 1। अब ये नंबर 0 से 1 हो गया। अब ये कोई नंबर है जो 0 से 1 के बीच में, उसको किससे मल्टीप्लाई किया, 0 से। तो जब किसी नंबर को 0 प्लस से मल्टीप्लाई करोगे तो आउटपुट भी क्या आ जाएगा, 0 प्लस ही आएगा। सिंपल बात है। कोई भी रियल नंबर है अगर उसको 0 प्लस से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आउटपुट आएगा, एलएचएल का 1 कैसा है, आदित्य कौन सा पूछ रहे थे आप? अरे ग्राफ, अच्छा शायद वो 14 का ग्राफ को रीड करो ना। फ्रैक्शनल पार्ट की वैल्यू 1 कैसे हुई? अरे टेंडिंग है, 1 नहीं है। अरे वो जो आएगा देखो, लिमिट x टेंडिंग टू 3 माइनस फ्रैक्शन ऑफ x इक्वल टू 1 माइनस इक्वल टू 1, ठीक है। फ्रैक्शन ऑफ x जो होगा 1 नहीं होगा, 1 माइनस होगा, 1 से थोड़ा कम होता है ना, लेकिन लास्ट में हम आंसर वही लिखेंगे ना। आदित्य क्लियर हुआ? हाँ चलो। तो साइन का स्क्वायर 0 से 1 कैसे आया, उसकी रेंज इतनी की होती है क्या? अरे साइन का रेंज होगा -1 से 1। भाई ये अंदर कुछ भी डालो, बाहर साइन लगाया है तो साइन ऑफ समथिंग हमेशा क्या आएगा, -1 से 1 ही तो आएगा। और इस पूरे नंबर का स्क्वायर करोगे तो -1 से 1 के बीच के सारे नंबर का स्क्वायर हो जाएगा। तो जब सारे नंबर का स्क्वायर करोगे तो मिनिमम 0 आएगा। अब सोचो ना, सारे नंबर का स्क्वायर करेंगे तो उनके बीच में सबसे छोटा 0 आएगा और सबसे बड़ा 1 आएगा। तो ये 0 से 1 हो गया, और 0 प्लस, तो ये 0 प्लस आ गया। तो ये पूरा जो नंबर था ये किसके बीच में आएगा, 0 प्लस। और इस देखो इस पे हमने क्या लगाया, इस पे हमने बॉक्स लगाया, ये बॉक्स लगाया है। जो एलएचएस है, हाँ अरे बिल्कुल सही, दोनों वही आएंगे जो तुमने लिखा है। क्लियर हुआ? ठीक है। सिमिलरली जब आरएचएल एलएचएल निकालोगे आप तो यहाँ क्या आएगा, 0 माइनस, ये 0 माइनस। जब 0 माइनस करोगे सेम प्रोसीजर फॉलो करोगे ना, तो 0 माइनस स्क्वायर करने के बाद 0 प्लस, ये माइनस इंफिनिटी, फिर वही -1 से 1, 0 से 1 स्क्वायर करने के बाद मल्टीप्लाई करोगे तो वापस 0 प्लस ही आएगा, आंसर ये भी 0 हो जाएगा। ठीक है। ठीक है ना, कोई डाउट तो नहीं है 15 में? चलो 16 जो है ये थोड़ा सा रिलेटेड है 15 से, तो ये मैं आपको होमवर्क के लिए छोड़ता हूँ, खुद से ट्राई करना, ठीक है। अब आते हैं 11th में, ठीक है ना।
हो गया, बता दूं? अब देखो होता क्या है, इसमें किसी से पूछोगे तो ये क्या करते हैं लोग कि भाई cos 1/x है, cos 1/x है, तो ये डायरेक्टली क्या करते हैं, इसको कैंसिल आउट करके 1 लिखते हैं। cos 1/x है, सेम नंबर है, न्यूमरेटर में भी और नीचे भी। ठीक है, लेकिन ये अच्छा नहीं बेटा, ये 1 नहीं है। 1 होता तो मैं तुम्हें देता नहीं, स्टार क्यों बनाता? हाँ, ये तो सबसे सिंपलेस्ट क्वेश्चन होता फिर। ठीक? देखो है क्या कि cos इंफिनिटी बाई इंफिनिटी, ठीक है। अब इधर समझो, cos इंफिनिटी है, ठीक है। cos इंफिनिटी का जो आउटपुट आएगा वो क्या आएगा, -1 से 1, सेम साइन वाला फंक्शन है। cos का भी रेंज -1 से 1, साइन का भी रेंज -1 से 1। तो cos के अंदर कुछ भी इनपुट डाल दें हम लोग, तो जो रेंज आना चाहिए इसका या जो आएगा वो -1 से 1 ही आएगा। तो ये जो नंबर है ना, -1 से 1 है। अब एक बात इसे समझो, जो मेन इसका फीचर है या जो कंसेप्ट है कि ये जो नंबर है ना -1 से 1 के बीच में, बिल्कुल सही बात है। अगर कभी ये 1/2 भी होगा, कभी ये मान लो -3/4 भी होगा, इस तरह से कोई भी नंबर दे सकता हो। ठीक बात है, समझो यहाँ पर थोड़ा। अगर ये 1/2 हुआ तो 1/2 अपन 1/2, ठीक है। अगर -3/4 हुआ तो -3/4 अपन -3/4, सेम ऊपर नीचे नंबर है। लेकिन अगर -1 से 1 के बीच में है तो ये 0 भी तो कभी हो सकता है। भाई जब -1 से 1 के बीच का नंबर है तो ये कोई भी इसके बीच का आउटपुट ले सकता है। हाफ भी ले सकता है, -3/4 भी ले सकता है, 0 भी ले सकता है। तो जब ये रहा तब तो ये माना जाएगा, जब ये हुआ तब भी ये माना जाएगा। लेकिन जब ये हुआ तो उस केस में ये डज नॉट एग्जिस्ट या डज नॉट डिफाइन, क्योंकि नीचे का नंबर कभी भी 0 नहीं हो सकता। कंसेप्ट क्लियर होने नहीं हो रहा भाई, क्या प्रॉब्लम? ये हमें यही बता रहा है कि -1 से 1 के बीच के नंबर्स के वो लाई करेगा, लेकिन एग्जैक्टली में कौन सा नंबर देगा वो तो हमें पता ही नहीं। समझ रहे हो ना, वो तो हमें पता ही नहीं। इस तरह से बहुत सारे नंबर दे सकता है, ठीक है ना। इसीलिए जब ये रहा तब तो अपना कंसेप्ट वैलिड है, वो ना जाएगा। लेकिन जब ये आ गया तो अब ये हम कैसे क्लेम करेंगे कि ये होगा ही नहीं? ये तो बोल नहीं सकते ना, इन्फिनिटी पे तो कुछ भी हो सकता है, ये नहीं हो ऐसा कुछ पता ही नहीं। इसीलिए इसको क्या बोलेंगे? अरे यार कैसे करते हैं जीरो? तुम अपने कहां से लेके आओगे जीरो एक्सक्लूड करने के लिए? जीरो पे नहीं, इसका मतलब थोड़े कि हमें कुछ आंसर लाना है इसलिए जीरो हटा देते हैं, ऐसा कुछ थोड़े। भाई लिमिट का एग्जिस्ट नहीं करना वो भी तो एक आंसर होता है।
मान लिया दो फंक्शन है, ठीक है, एक अपना एफ एक्स है, दूसरा अपना जी एक्स है। दोनों फंक्शन का x इक्वल टू ए पे जो लिमिट आ रहा है वो L1 और L2 रेस्पेक्टिवली है, और दोनों फाइनाइट नंबर्स। ठीक है, अब इसमें एक कंसेप्ट होता है जो बार बार आगे कैरी होगा। फाइनाइट का मतलब क्या हुआ, दोनों एक फाइनाइट रियल नंबर के इक्वल है, ठीक है ना, फाइनाइट रियल नंबर के जैसे 2 4 6 इस टाइप का, ठीक है। तो इसमें अलजेब्रा ऑफ लिमिट में, अलजेब्रा ऑफ लिमिट में फर्स्ट पॉइंट ये आता है कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए, ठीक है, तो ये लिख सकते हैं, ठीक है ना। मान लो एक फंक्शन एफ है, दूसरा जी है, दोनों के रिस्पेक्टिव लिमिट ए पे ही निकाल रहे हैं, ये फाइनाइट लिखा हुआ है, फाइनाइट फाइनाइट, ठीक है। एफ एक्स का L1 है और जी एक्स का L2 है। तो अगर कोई दोनों का समेशन का एक आ जाए फंक्शन, उसके बाहर लिमिट लगा रखा है, तो उस दोनों लिमिट को दोनों इंडिविजुअल फंक्शन पे हम अप्लाई कर सकते हैं, यानी एक्सटेंडिंग टू ए एफ एक्स एंड अगेन एक्सटेंडिंग टू ए जी एक्स, दोनों का सम। और ये क्या था, L1 था और ये L2 था, तो दोनों का सम आ गया। This theorem is applicable only when both limits are individually finite, यानी डिफाइंड जो भी समझो। अगर एक डिफाइंड होता है, यानी एक रियल नंबर होता है, दूसरा रियल नहीं होता, तब हम ये नहीं लिखते, ठीक है ना। मतलब एक छोटा सा एग्जांपल आपको समझाऊं, जैसे ठीक है, देखो, जैसे मान लो लिमिट है, लिमिट एक्सटेंडेड टू 0 x प्लस tan x, और लिमिट एक्सटेंडेड टू 0 x प्लस cot x। तो इस वाले में है ना, इस वाले में दोनों अलग अलग लिमिट लग जाएगा। तो जब इसमें लिमिट लगाओगे तो 0 हो जाएगा और ये भी 0 हो जाएगा, तो 0 प्लस 0 खैर 0 ही आ जाएगा। ये देखो, ये जो है ना x प्लस cot x है, ठीक है ना, इधर वाला x प्लस cot x है, ठीक है। तो अगर इसमें अप्लाई करोगे तो ये तो नंबर तो 0 हो जाएगा, लेकिन ये अनडिफाइंड यानी इन्फिनिटी आ जाएगा। इसका क्या मतलब हुआ, इसका ये मतलब हम दोनों पे अलग अलग इस तरीके का जो हमने अलग अलग किया है वो नहीं कर सकते। अब वो सोल्व कैसे होगा वो अलग बात है, ठीक है ना, उसकी हम बात नहीं कर रहे हैं, तो आएगा आगे तो हम बात करेंगे। अभी के लिए समझो कि किसी दो फंक्शन को अगर आपस में हमने ऐड किया है, ऐड करने के बाद अगर हमने दोनों फंक्शन पे अलग अलग लिमिट को अप्लाई कर दिया, दिस प्रोसेस इज वैलिड ओनली में बोथ लिमिट्स आर जो है वो फाइनाइट होने चाहिए। अगर एक भी फाइनाइट नहीं हुआ, ये दो पे नहीं, इसको तीन पे भी कर सकते हो, चार पे भी कर सकते हो। मान लो तीन फंक्शन का सम एफ जी और एच, तीनों पे बाहर लिमिट लगा रखा है, तो तीनों पे अलग अलग लगा देंगे। अलग अलग लगाने के बाद तीनों को कैलकुलेट करो। अगर मान लो कैलकुलेट करने के बाद मालूम चला कि दो तो फाइनाइट आ गए लेकिन तीसरा फाइनाइट नहीं आ रहा है, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है तीनों पे अलग अलग लिमिट हम अप्लाई नहीं कर सकते। क्लियर हुआ। अब इसी में मान लो अगर समेशन में था तभी ये एप्लीकेबल था, समेशन में जाके क्या था, डिफरेंस, मतलब तब भी क्या लिखते, तब भी ऐसे लिखते हैं, लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए एफ एक्स
देखो ये जो कंसेप्ट होते हैं ना बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, इसको क्या करते हैं बड़ा छोटा हम लोग मानते हैं, लेकिन जब जरूरत आता है ना तो वहां पर बत्ती हमारी भूल हो चुकी होती है, हम तुरंत अप्लाई कर देते हैं, कुछ का कुछ आंसर निकल जाता है। ठीक है, वो हम इसको याद नहीं रखते कि जो तुमने आंसर निकाला है वो गलत तरीके से निकाला है। तुमने जो अलग अलग लिमिट किया है वो तभी कर सकते थे जब दोनों फाइनाइट होता। ठीक है, तीसरा, देखो कुछ बफरिंग प्रॉब्लम आ रहा है तो अपलोड कर देंगे ना यार। देखो कभी कुछ छूट जाए ना तो आप इसको यूट्यूब पर देख लो, तुरंत अपलोड हो जाती है चीजें। ठीक है ना, कभी कभी इंटरनेट का प्रॉब्लम होता है यार, क्या आप करें। हाँ सब में दो से ज्यादा, मैं तो मतलब दो लिख सकते हैं। अगर दो का डिफरेंस हो तीन हो, देखो एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों सेम होते हैं। ठीक है ना, एडिशन और सब्ट्रैक्शन में क्या मतलब है, भाई किसी नंबर में नेगेटिव नंबर को ऐड कर दो तो सब्ट्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा। उसी तरीके से डिवीजन और मल्टीप्लीकेशन सेम टाइप का होता है। ठीक है? तो दो नंबर को ऐड करो, तीन हो चार हो जितने फंक्शन हो, अगर लिमिट लगा रखा है, मान लो तीनों का कॉम्बिनेशन आ गया, ठीक है ना, ऐसा देखो। देखो मेन यही है, ठीक है ना, कि मान लो तीन फंक्शन है, दो प्रोडक्ट में डिवीजन में, तो तीनों को हमने क्या किया, अलग अलग अप्लाई कर दिया लिमिट। अब इस तीनों का क्या नाम है, मान लो एल वन है, एल टू है, एल थ्री है, तो क्या होता है एल वन इंटू एल टू इंटू एल थ्री, कंडीशन अप्लाई, एल वन एंड एल टू एंड एल थ्री, ऑल थ्री नंबर्स आर रियल नंबर एंड एल थ्री कैन नॉट बी इक्वल टू जीरो। ठीक है, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। लास्ट में ये लिखा है कि लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए के इंटू एफ एक्स। तो के क्या है, के कोई कांस्टेंट है, क्या लिखा है वेयर के बिलोंग्स टू कांस्टेंट या रियल नंबर, के बिलोंग्स टू आर कर देना। ठीक है ना, जैसे मान लो टू इंटू एफ एक्स है, तो लिमिट से क्या हो जाएगा, लिमिट से टू बाहर आ जाएगा, लिमिट फंक्शन पे ही अप्लाई करेंगे। अब देखो अगला कंसेप्ट शुरू करें उससे पहले एक बात मैं आपको बताता हूँ। आयो लिख लिया सब सबने। ठीक है, देखो ध्यान से सुनना, या आपको कहीं नोट्स में लिखना हो, कहीं ऊपर टॉप में लिख लेना कहीं भी, कि कंसेप्ट ये है कि
अगर ये नहीं करोगे ना, देखो आपको प्रैक्टिस है बहुत सारा, फिर उसके बाद इस बात को अप्लाई करो या ना करो उससे फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। बहुत अच्छे अच्छे लोग भी इसमें मिस्टेक करते हैं, ठीक है। आगे मैं आपको बताऊंगा भी क्या मिस्टेक हम करते हैं, ठीक है। कभी भी अगर आप लिमिट डाल रहे हो ना, देखो मान लो ऐसा हुआ कि लिमिट एक्सटेंड टू समथिंग, बीच में दो तीन फंक्शन ऐसा है, ठीक है ना। लिमिट एक्सटेंड टू ए है, ये तीन फंक्शन का प्रोडक्ट, ठीक है। तो हम करते क्या है कि भाई एक में लिमिट डाल दिया और दूसरे को तीसरे को सोल्व करके निकाल रहे हैं। फिर जैसे हम कैसे बताऊं, बिल्कुल मिटा के बताता हूँ। देखो इससे आपका बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा। इसको आप इसी तरीके से लिख लेना, और कुछ एडिशनल लिखना हो तो आप अपने मन से लिख लेना, ठीक है। मैं समझा के रहा हूँ, समझ लो, ठीक है। मान लो तीन फंक्शन है, ठीक है, तीनों प्रोडक्ट में है, ठीक है। बहुत लिमिट को सोल्व करने में हर एक अच्छे क्वेश्चन में आपको इसकी जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, ठीक है। तीन फंक्शन का प्रोडक्ट है, उसमें हमने लिमिट लगा दिया। अभी जो हमने अलजेब्रा ऑफ लिमिट पढ़ा उसके अनुसार मैंने तीनों में इंडिविजुअल लिमिट अप्लाई कर दिया, ठीक बात है। मान चला कि छोटा फंक्शन, ध्यान देना क्यों मैं अलग अलग कर रहा हूँ। ये मान ली छोटा फंक्शन है कोई, ठीक है। बहुत गर्मी है यार, ठीक है? ठीक? ये मान लो छोटा फंक्शन है, ठीक है। F1 का छोटा फंक्शन था, F2 एंड F3 आ गया। F1 मान लो बहुत छोटा था, लिमिट डाला, तुरंत आ गया L1, L1 डाल दिया। F2 थोड़ा सा बड़ा है और F3 मान लिया जो फंक्शन गिवन है ना उसमें ऐसे एक बहुत छोटा है, उससे थोड़ा कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है और ये बहुत बड़ा फंक्शन है, ठीक है। तो इसको डायरेक्टली निकल के L1 डाल दिया। इसको अभी निकला नहीं, अभी कैलकुलेट कर रहे हैं, मतलब हमने सिंप्लीफाई किया, यहाँ आके इसका वैल्यू निकल रहा, मालूम चला L2 आ गया, ठीक बात है। अभी भी F3 का वैल्यू हमने नहीं निकाला है, ठीक है ना। तो L1 निकल चुका है, दूसरा L2 निकल चुका है। मालूम चला यहाँ आने के बाद कि भाई हमने इन दोनों को तो फाइनाइट निकाल चुके थे, मालूम चला इसका L3 यानी जो F3 था ना वो इन्फिनिटी आ गया। मतलब ये कैसा हो गया, मतलब ये हो गया इन्फिनिटी हो गया, यानी फाइनाइट हुआ ही नहीं। तो जब फाइनाइट हुआ नहीं तो पूरा का पूरा पार्ट अपने क्या हो गया, गलत हो गया। क्यों गलत हो गया, याद करो कि अलजेब्रा ऑफ लिमिट तभी अप्लीकेबल है जब ऑल थ्री लिमिट्स आर क्या होना चाहिए, फाइनाइट इंडिविजुअली। तो भाई ये फाइनाइट होगा, ये फाइनाइट होगा, मानो जो लास्ट में कि भाई ये फाइनाइट नहीं है तो पूरा एक काम भी, प्रोसीजर भी गलत हो गया और अपना काम करने का तरीका भी गलत हो गया, टाइम भी खत्म हुआ और आंसर भी कुछ नहीं आया, ठीक है। तो एक बात हमेशा ध्यान, इसको रट लो, जो करना हो कर लो, लिख लो, दिमाग में छाप लो, जो करना हो करो। है क्या कि जब भी आप लिमिट डालोगे ना, जब भी लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए अगर हमें डालना है तो हमेशा एक साथ जितने फंक्शन है ऑल फंक्शंस में एक साथ x इक्वल टू ए डालें, यानी एक साथ F1 में, एक साथ F2 में और एक साथ F3 में, यानी सारे फंक्शन में एक साथ सबके सब लिमिट ऑन डालेंगे। ये नहीं एक को डाला दूसरे को छोड़ दिया, फिर दूसरे को डाला फिर तीसरे को छोड़ दिया, फिर लास्ट में आके अगर मान लो, ध्यान देना कभी कभी क्या होता है, जैसे यहाँ पे इंफिनिटी दे दिया, कभी कभी ये आंसर जो आएगा ना वो आपको मैं प्रैक्टिकली कराऊंगा, एक दो क्लास के बाद दिखेगा भी कि L1 आ गया, L2 आ गया और L3 आ गया, फिर भी ये आंसर इसका नहीं होगा, ये गलत आंसर आ जाता है। समझ रहे हो ना। तो एक बात हमेशा ध्यान, क्यों नहीं होगा ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। ये इन्फिनिटी क्यों लिखा, ताकि इन्फिनिटी से आपको चमक जाए चीजें। इन्फिनिटी आप जानते हो रियल नंबर नहीं है, तो हमारा पूरा प्रोसीजर गलत हो गया, ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि ये फाइनाइट आने के बाद भी अपना जो प्रोसीजर होता है वो गलत हो जाता है, ठीक है ना। तो एक जो कंसेप्ट है वो रट के चलो कि जब भी हमें वैल्यू ऑफ लिमिट अप्लाई करना है तो हमेशा लास्ट स्टेप में, या जो भी समझो जिस स्टेप में भी हम लिमिट को अप्लाई करेंगे वो एक साथ सारे फंक्शन में अप्लाई करेंगे, यानी L1 में भी एक साथ, L2 में भी एक साथ और L3 में भी एक साथ, तीनों फंक्शन में एक साथ उस लिमिट को हम अप्लाई करेंगे, ठीक है ना। इंडिविजुअली किसी में अलग अलग स्टेप में अलग अलग नहीं डालेंगे।
कोई डाउट तो नहीं है इस बात में? क्या रिपीट कर दूं बताओ? अरे रिपीट तो किया, 3 बार तो बताया यार कि भाई जो लिमिट अब डालना है आपको वही लिख लो कि हर एक स्टेप में एक साथ, यानी यहाँ भी यही आएगा, यानी अगर सोचो तो यही, ये ऐसे ही लिखा होगा F1, सिंप्लीफाई कर रहे हो तो एक साथ सब जा रहा है, यहाँ भी यही है x टेंडिंग टू ए F1, x टेंडिंग टू ए F2, ठीक है ना? जब तुमने लिमिट डाला तो एक साथ सबके वैल्यू चेंज हुए, मतलब ये भी L1 हुआ, ये भी L2 हुआ, और ये जो भी होना था हुआ। यानी जो हम वैल्यू डालेंगे जिसमें लिमिट हम अप्लाई करते हैं ना, जैसे मान लो एक्सटेंडेड को कुछ डालना है, दो अलग अलग फंक्शन है, तो दोनों में एक साथ हम वैल्यू डाल देंगे, ये नहीं कि एक को सोल्व किया और दूसरे में उसको क्लब कर दिया। समझ गए ना? ये याद रखो, मतलब इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल जब हम क्वेश्चंस करेंगे तब हम उसको रिलेट करेंगे। अभी के लिए ये समझो कि लिमिट जो हमें डालना है एक साथ तीनों फंक्शन में डालना है, मतलब ये समझो, एक और मैं एग्जांपल दूं, देखो ऐसे मान लीजिए, तो जब पाई बाय 2 डालोगे ना, तो पाई बाय 2 यहाँ भी आएगा, पाई बाय 2 यहाँ भी आएगा, और पाई बाय 2 यहाँ भी आएगा, ठीक है? अगर मान लो यहाँ साइन स्क्वायर होता तो ये नहीं ऐसा कर देते कि भाई यहाँ पाई बाय 2 डाला फिर इसको 1 कर दिया, ठीक है? एक साथ सब में जाएगा, एक साथ सब में जब डालोगे तब आंसर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, मतलब ऐसा नहीं कि सब सारे क्वेश्चन में इफेक्ट ही पड़ेगा, कुछ में पड़ेगा कुछ में नहीं पड़ेगा, लेकिन जिसमें पड़ गया उसके लिए क्या करोगे फिर, ठीक है? ये थोड़ी तुम्हें बताने आएगा भाई इसमें मत डालो यहाँ गड़बड़ हो जाएगा, उसमें डाल दो वहां गड़बड़ नहीं होगा। तो आपको जो याद रखना है या जो समझना है वो ये है कि जब हम लिमिट डालेंगे, जैसे यहाँ 3 फंक्शन था, 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 2 प्रोडक्ट हो सकता है, 2 डिवीजन में हो सकता है, जैसा भी कॉम्बिनेशन है, आपको बस एक बात याद रखना है कि जो हम एक्स टेंडिंग टू 2 3 4 जो भी लिमिट है अगर हम डाल रहे हैं तो सारे फंक्शन में एक साथ डालें, ठीक है ना? अलजेब्रा लिमिट को यूज करते हुए सारे फंक्शन में एक साथ लिमिट को अप्लाई करें। इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल आगे बताऊंगा, अभी बस ये सब बता दे। ठीक है, ध्यान रखना जब भी हम लिमिट डालेंगे, ठीक है, क्वेश्चंस करेंगे तो आप उसको रिलेट करना शुरू कर दोगे, बस अभी याद रखो कि जिस भी स्टेप में हमें लिमिट डालना है वो एक साथ सब में डालना है। ठीक है, चलो अब आगे आते हैं अलजेब्रा ऑफ इन्फिनिटी, ये लिमिट में बार बार यूज होगा, ठीक है ना? तो वो एक बार बेसिक्स कंसेप्ट है, तो अब लिख लो उसको।
इसमें किसी को डाउट हो तो बताओ, किसी पार्ट में समझने में अगर डाउट हो रहा हो। इन्फिनिटी माइनस, बेटा इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी तो कहीं लिखा ही नहीं है। वो तो इसमें है नहीं, इसमें जो लिखा है उसमें कोई डाउट है वो बताओ। आगे आएगा वो, आगे आएगा। मैं इतने सारे लिख दिया हूँ, एक आध तो पता ही होगा, बाकी सब आप रिलेट कर पा रहे हो तो मैं आपके लिए बता रहा हूँ, तो चीजें याद होनी चाहिए, क्योंकि आगे लिमिट को फाइंड करने में ये बार बार यूज होगा, तो वहां मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा उसको। हाँ ठीक है, किसी को डाउट तो नहीं है। मिटा दूं? चलो, अब आते हैं लिमिट के मेन पार्ट स्टार्ट होता है। ठीक है, इनडिटरमिनेट फॉर्म, ठीक है ना। टोटल जो इनडिटरमिनेट फॉर्म होते हैं वो 7 होते हैं, तो आप लिख लो पहले इसको। 7 है ना। 0/0, इन्फिनिटी इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, ठीक है, यहाँ आ गया। 0 × इन्फिनिटी, 0 की पावर 0, इन्फिनिटी की पावर 0 एंड 1 की पावर 0। ठीक है, 7 फॉर्म होते हैं जो इंडिटरमिनेट फॉर्म। इसमें देखो, जो भी है ना, जैसे ऊपर नीचे ये सारे अगल बगल, ये भी, ये सारे जो है ना, जैसे ये हो गया, ये हो गया, सारे टेंडिंग वैल्यूज होते हैं। ठीक है ना, मतलब एक 0 टेंड करेगा, उसका पावर भी 0 टेंड करेगा। बेस इन्फिनिटी टेंड करेगा, पावर 0 टेंड करेगा। बेस 1 टेंड करेगा, पावर इन्फिनिटी टेंड करेगा। यानी ऑल वैल्यूज आर टेंडिंग जोन। ठीक है ना, सब पे लिमिट अप्लाई कर रखा है, इसमें कोई भी एग्जैक्ट नहीं है, सारे टेंडिंग। ठीक है, लिख लो इसको, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ आपको।
हो गया, लिख लिया? हो गया? एक्सप्लेन करूं मैं? चलो देखो, ये ऊपर की लाइन तो उसमें कुछ है नहीं भाई। इंडिटरमिनेट फॉर्म जो है बता ही दिया कि 7 फॉर्म होते हैं, फॉर्म याद होने चाहिए, ठीक है? सारे टेंडिंग वैल्यूज हैं, 1 बाय 1 सब करेंगे। अब आते हैं यहाँ पे, मान लो कोई क्वेश्चन हमें गिवन है, ये ओरिजिनल फॉर्म है, कुछ क्वेश्चन हमने कल किया, कुछ आज होमवर्क डिस्कस किया, मतलब मान लो उसी तरीके से कुछ क्वेश्चन हमें दिए हुए हैं, आपको उसका लिमिट निकालना, ठीक है ना? तो अगर याद करो तो मैंने एक बात बोली थी, तो कुछ कुछ बातें हैं ना, सब मैं लिखा नहीं सकता, अगर आपको लगे कि जरूरी है तो आप कॉपी के हेडर पे ऊपर लिख लिया करो। मैंने एक बात बोली थी कि जब भी हमें लिमिट निकालना हो ना, तो सबसे पहला फोरमोस्ट काम क्या है कि भाई जो भी वैल्यू दे रखा है, जो भी लिमिट गिवन है, उसको हर एक एक्स को रिप्लेस करके देखना कि जैसे एक्स को उस वैल्यू से रिप्लेस करोगे तो हमें पैटर्न पता चल जाता है। जैसे मान लो, जैसे मैंने बताया था ना कि जैसे मान लो ये लिमिट निकालना, ठीक है ना, इसको कैलकुलेट करना, पहला काम अपना, पहला काम क्या है कि भाई इस जीरो को जहां जहां एक्स है वहां पे डाल के देख लेना। न्यूमरेटर में डालो cos जीरो कितना होता है 1, तो 1 माइनस 1 जीरो हो गया, यानी न्यूमरेटर में जीरो हो गया। नीचे आके एक्स जीरो डालोगे तो जीरो ही है, ये tan जीरो भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, यानी नीचे का नंबर भी जीरो हो गया। तो फॉर्मेट क्या आ गया, 0/0। कौन सा फॉर्म आ गया, 0/0। समझ गया ना? तो मैं ये बने कैसे उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ये समझा रहा हूँ कि पहला आपका काम क्या होगा, पहला काम करना कि लिमिट के टाइप को ऑब्जर्व करो, ठीक है ना? उसके सोल्व कैसे करेंगे वो अलग बात है, उसकी मैं अभी बात ही नहीं कर रहा। मैं ये समझा रहा हूँ कि जब भी आपको लिमिट निकालना हो, पहला काम क्या है, इसमें अप्लाई करो, हर जगह एक्स को रिप्लेस करो, इसका फॉर्मेट या टाइप चेक करो। तो जब टाइप चेक करोगे ना, तो उसमें 2 कैटेगरी मिलेंगी, ध्यान से सुनना। जब आप टाइप चेक करोगे, पहला काम लिमिट में एक्स की वैल्यू डालना, सबसे पहला काम। जब भी हम लिमिट को सोल्व करेंगे तो उसमें पहला काम ये हुआ कि आपको एक्स की वैल्यू को रिप्लेस करना। जैसे एक्स की वैल्यू रिप्लेस करोगे आप, तो क्या आएगा, 2 उसके टाइप आएंगे, आइदर इन आउट ऑफ 7 में कोई एक फॉर्म आ जाए, 0/0, ∞/∞, या इनमें से कोई भी। तो जैसे इनमें से कोई एक फॉर्म आ गया तो उसको इस कैटेगरी में लेके आएंगे, इनडिटरमिनेट फॉर्म, ठीक है। दूसरा कि अगर वो इनडिटरमिनेट फॉर्म नहीं आते, जैसे मान लो इसी क्वेश्चन में देखो यहाँ, अगर मैं इसको 1 से रिप्लेस करूँ, ठीक है, तो अगर इसको मैं 1 से रिप्लेस करूंगा तो क्या आएगा, देखो 1 से रिप्लेस किया, ऊपर 0 डालोगे, 1 माइनस 1 0, तो न्यूमरेटर में 0 हो गया और नीचे 1 हो गया, तो 0/1 क्या हो गया, 1 आ गया, यानी इसमें इस कैटेगरी में आ गया, यानी इसका लिमिट फाइनाइट आ गया। ये तो लिख रखा है कि वैल्यू ऑफ द लिमिट इज आइदर फाइनाइट और इनफाइनाइट, समझ रहे हो? तो फाइनाइट हो गया तो फाइनाइट में आ गया, इस कैटेगरी में आ गया, तो उसमें LHL RHL निकालो, अपने आप उसका आंसर आ जाएगा, जो अभी तक हमने क्वेश्चंस किए हैं, कल भी जो किया था, आज भी जो किया, बेस्ड ऑन फाइनाइट लिमिट ही था, कुछ इनफाइनाइट वाले भी थे, ठीक है। तो ये मिल गया, तो इस कैटेगरी में आ गया, ठीक है। तो ये जो लिमिट होता है ना, ये पता कैसे चलेगा कि ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा, वो आप लिमिट डाल के चेक करोगे। तो जैसे आपने लिमिट डाला तो क्या मिला आपको, आइदर वो फाइनाइट में आएगा ऊपर वाले केस में या नीचे वाले केस में। तो अगर ऊपर वाले केस में गया तो क्या होगा, फाइनाइट और इनफाइनाइट में चला गया, तो उसमें LHL RHL निकालेंगे, आंसर अपना आ जाएगा। अगर वो इंडिटरमिनेट फॉर्म में आ गया तो उसके लिए हर एक टाइप, जो 7 टाइप लिखा ना, हर एक टाइप का अलग अलग मेथड, तो वही मैंने लिखा है, मेथड फॉर एवरी फॉर्म, या डिफरेंट मेथड फॉर डिफरेंट फॉर्म, जो भी लिखो। ठीक है ना? इसका ये मतलब हुआ कि भाई हमें 2 कैटेगराइज जो दिया है, 2 कैटेगरी जो दिया है, इसमें कन्वर्ट कैसे करेंगे भाई, ऑब्जर्विंग द लिमिट। और लिमिट को ऑब्जर्व कैसे करेंगे आप भाई, पुटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स जो भी है इन गिवन फंक्शन, ठीक है। तो गिवन फंक्शन में एक्स की वैल्यू रिप्लेस करो, आपको टाइप पता चल जाएगा, आइदर वो फाइनाइट या इनफाइनाइट आ गया, तो फाइनाइट आ गया तो डायरेक्ट आंसर बता देंगे, जो अभी तक हम बताते आ रहे हैं, और इनफाइनाइट आ गया तो बोल देंगे भाई लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है।
और नीचे वाले में इनडिटरमिनेट आया, तो वो कैसे करेंगे वो हम स्टार्ट कर रहे हैं आपसे, ठीक है। यहां तो कोई डाउट? बताओ, कोई डाउट नहीं किसने? देखो कुछ कुछ चीजें है ना जो आप लिख लिया करो। अगर आपको लिखना होगा लिमिट को पहले, सबसे पहले एक्स को वैल्यू पुट करके उसको चेक करना है, तो ये मैं बार बार बोल रहा हूँ, कल से भी बोल रहा हूँ, आज भी बोल रहा हूँ, इनफैक्ट पूरा डिफरेंशियबिलिटी में बोलता रहूंगा, तो याद होना चाहिए, ठीक है ना। पहला काम लिमिट के टाइप को देखना। लिमिट के टाइप को कैसे देखेंगे? जब एक्स की वैल्यू उसमें डालेंगे हम लोग, जैसे डालोगे तो वो दो कैटेगरी में डिवाइड होगा। डालने के बाद अगर वो इनडिटरमिनेट यानी आउट ऑफ 7 फॉर्म में कोई एक फॉर्म आया, तब तो भाई हम पढ़ेंगे कैसे सोल्व करना, यानी डिफरेंट मेथड फॉर डिफरेंट फॉर्म। वो कौन सा मेथड होगा वो हम अभी लर्न करेंगे, वो अलग बात। अगर वो फाइनाइट में चला गया, जो अभी तक तुमने क्वेश्चन जितने किए, कैसे उसका लिमिट निकाला? एलएचएल निकाला, आरएचएल निकाला, अगर इक्वल आ गया तो बता दिए, अनइक्वल आ गया तो बोल दिया भाई डज नॉट एग्जिस्ट। आई होप क्लियर होगा इसमें। किसी को डाउट है क्या? चलो आप शुरू करते हैं। टाइप 1 0/0 फॉर्म, ठीक है। तो तरीका वही है कि क्या दिया है, कोई लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए दिया है, एफ एक्स बाई जी एक्स है, सेम वही जो अभी बताया मैंने। पहला काम लिमिट चेक करना है, तो ये रफ का काम है। रफ में मैंने एक्स को ए डाला न्यूमरेटर में, तो क्या आ गया? 0 आ गया। और जी एक्स में भी ए डाला, वो भी किसके आ गया? 0 आ गया। यानी ऊपर का फंक्शन भी 0, नीचे का फंक्शन भी 0, यानी टाइप कौन सा हो गया? 0/0, ठीक है। आप 0/0 सोल्व करने के लिए क्या अप्लाई करते हैं? दिख रहा है ना? To remove 0/0 form, use factorization method. Method लिख लो, दिख रहा है। दिख रहा है?
हाँ, to remove 0 by 0 form use factorization method और rationalization method और double rationalization method. हाँ, ये double ठीक है. दिख रहा है? To remove 0 by 0 form use factorization method. देखो ये आपने 11th में किया होगा, factorization method, rationalization method या double rationalization method और binomial expansion to get factor x minus a from both numerator and dr मतलब denominator में, ठीक है, both numerator and dr. मतलब क्या होगा कि जैसे आप फैक्टराइज करोगे ना, देखो x टेंडिंग टू a, तो इसका मतलब क्या हुआ, x माइनस a 0 होगा. तो अगर न्यूमरेटर में x माइनस ए मिल गया और नीचे भी x माइनस ए मिल गया तो x माइनस ए से x माइनस क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा. और जैसे कैंसिल आउट हो जाएगा, 0 बाय 0 फॉर्म क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा. यानी अगर हमें 0 बाय 0 फॉर्म आ रहा है या 0 बाय 0 टाइप आ रहा है तो हमें क्या करना है, 0 बाय 0 को हटाना है, 0 बाय 0 को रिमूव करना है, 0 बाय 0 को रिप्लेस करना है. तो 0 बाय 0 रिमूव कैसे होगा कि जो फैक्टर ऊपर 0 हो रहा है और जो फैक्टर नीचे 0 हो रहा है दोनों क्या हो जाए, कैंसिल आउट हो जाए. मान लो अगर x माइनस 2 ऊपर है, x माइनस 2 नीचे है और x टेंडिंग टू 2 है तो 0 हो जाएगा ना, समझ रहे हो ना. ऊपर भी 0 होगा, नीचे भी 0 होगा, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा 0 और 0 को. तो 0 और 0 कैसे हटेगा, तो वही टाइप लिखा हुआ कि भाई आपको 0 0 हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको या तो फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा, यानी एनआर यानी न्यूमरेटर को फैक्टराइज कर दिया और डीआर को फैक्टराइज कर दिया. अब मालूम चला दोनों में से x माइनस 2 या x माइनस ए कॉमन आ गया, कैंसिल कर दो उसको, कैंसिल आउट जैसे हुआ बाकी x के जैसे वैल्यू डालोगे तो नॉन जीरो बाय नॉन जीरो इस टाइप का आ जाएगा, तो फाइनाइट आंसर आ जाएगा अपना. या उसको कभी कभी क्या ऊपर भी रूट में है नीचे भी रूट में है तो उसको क्या करेंगे, रैशनलाइज करना पड़ेगा. अगर केवल ऊपर रूट में है या केवल नीचे रूट में है तो सिंगल रैशनलाइज करेंगे, और अगर ऊपर नीचे दोनों में है तो डबल रैशनलाइजेशन मेथड अप्लाई करेंगे. ठीक है, सेगमेंट समझ गए ना आपको क्या करना है. करते हैं इसमें थोड़ी सी ये ध्यान देना लिमिट है, तो ये सब प्लस है. देखो वॉइस कट रही है, ये इंटरनेट का प्रॉब्लम है. कभी कभी हो ना तो वापस जब यूट्यूब पे जाए ना, एक बार उसको थोड़ा सा क्या बोलते हैं नॉर्मल स्पीड से ज्यादा स्पीड कर देना, 1.5 करके एक बार वीडियो को दोबारा देख लेना. नेटवर्क तो आप 2G का है यहाँ पे तो वो तो प्रॉब्लम है, इसलिए मैं अपने आप 2-3 बार स्टेटमेंट को रिपीट करता भी हूँ ताकि 2G है किसी के पास तो प्रॉब्लम, अगर एक बार डिस्कनेक्ट हुआ तो दूसरी बार कम से कम सुन लो. तो मैं अपने तरीके से तो करता हूँ लेकिन आप बहुत बार रिपीट नहीं कर सकते ना उसको. ठीक है, इसमें डाउट नहीं किसी को, तो रात के लिए एक क्वेश्चन कराए तो
ठीक है, जैसे ये क्वेश्चन देखो, लिमिट x टेंडिंग टू 1 एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4। पहला काम लिमिट को अप्लाई करके टाइप को देखना कि फाइनाइट है या इनफाइनाइट है या इनडिटरमिनेट, मतलब तीन कैटेगरी है। लिमिट का वैल्यू या डायरेक्टली फाइनाइट आ जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, इनफाइनाइट हो गया तब भी कोई दिक्कत नहीं है। तीसरा तीसरा ये है कि इनमें इनडिटरमिनेट फॉर्म आ गया, तो जैसे एक्स डालोगे तो ऊपर भी जीरो और नीचे भी जीरो, यानी क्या हो गया, 0/0 फॉर्म आ गया। तो अपने को क्या काम करना है कि जीरो को रिमूव करना है। और रिमूव कैसे करेंगे, तो भाई इसमें तो फैक्टराइज ही कर सकते हैं। तो देखो फैक्टर ऊपर भी होगा और नीचे भी होगा, फैक्टर करो आप। समझ गए, यहाँ कैंसिल आउट कर सकते हैं, क्यों कर सकते हैं, क्योंकि ये टेंडिंग टू जीरो है। अगर एक्स वन डालोगे तो 0/0 होगा, लेकिन ये जीरो एग्जैक्ट नहीं है, 0 प्लस या 0 माइनस, तो यहाँ से दोनों फैक्टर कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है, एक और मैं फैक्टराइजेशन लगा देता हूँ। चलो छोटा ही देता हूँ। पहला काम क्या है कि पैटर्न को देखना। जब पैटर्न देखो एक्स बिलो टेंडिंग टू 9 है, 9 डालोगे तो ऊपर क्या होगा, 9 का रूट क्या होगा, 3, 3 - 3 क्या, ऊपर 0 आ गया। नीचे जब 9 डालोगे तो 9 का स्क्वायर 81 - 81, यानी ये भी 0 आ गया। तो टाइप कौन सा हो गया, बताओ, हो गया ना। तो इसमें क्या होगा, एक ही रूट है, रूट सिंप्लीफाई कर लेना। हाँ, अभी ये बोलूंगा कि अगर किसी को एल हॉस्पिटल पता हो, प्लीज नोट अप्लाई एल हॉस्पिटल। हॉस्पिटल अगर एल हॉस्पिटल पता है तो उस कंसेप्ट को अभी अप्लाई मत करना, ठीक है ना, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन जो होते हैं ना एल हॉस्पिटल लगाने से सॉल्व भी नहीं होता। एल हॉस्पिटल हमेशा एक तरह से ब्रह्मास्त्र की तरह यूज होता है। लर्निंग प्रोसेस में एक बात हमेशा ध्यान रखना कि हमेशा एल हॉस्पिटल को लास्ट में अप्लाई करो, जब तक मैं ना बोलूं। उससे क्या होगा कि बाकी उसका अल्टरनेट मेथड आप नहीं सीख पाओगे। अब वो नहीं सीख पाओगे तो जेई में अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया जहां पे हॉस्पिटल लगाने से बहुत लेंदी हो रहा है, तब फिर फंस जाओगे आप। एक्स माइनस कैंसिल इससे हो गया, ऊपर नीचे कॉमन है ना, एक्स माइनस वन ऊपर भी फैक्टर है और एक्स माइनस वन नीचे भी फैक्टर है, तो दोनों फैक्टर कैंसिल हो गए। और यहाँ कैंसिल कर सकते हो ना, कब कैंसिल नहीं करते हैं, जब नंबर एग्जैक्ट जीरो ऑफ हो। और ये एग्जैक्ट जीरो है, ये टेंडिंग टू वन है, तो टेंडिंग टू वन होगा ना, पहले यहाँ तो जीरो प्लस होगा या जीरो माइनस हो गया। अगर वन वन से बड़ा होगा एक्स, तो जीरो प्लस हो जाएगा। तो एग्जैक्ट जीरो अगर नहीं है तो कैंसिल आउट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो मतलब इसमें क्या करें, इसमें अब 0/0 आ गया तो इसमें रूट है, तो फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं, कंजुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड, यानी रूट एक्स प्लस 3 डिवाइड बाई रूट एक्स प्लस 3। रेशनलाइज करने का मतलब होगा मल्टीप्लाई बाई कंजुगेट, जो भी है उसमें, ठीक है। अब क्या आ गया बताओ, ये बन जाएगा x - 3, नीचे
इसका फैक्टर करेंगे तो ए माइनस बी टू ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, देखो कैंसिल हो गया। आ रहा है 1/108 समझ गया ना? बात करेंगे ठीक है। तो बात करनी है तो ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं और छोटी ओके बाय। बिल्कुल गुड नाइट, अभी तो मैं बाहर सब जो बोला। चलो धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।